हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 38 को लेकर बात करेंगे और 37 को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पिछला क्लास लिया था तो उस पिछले क्लास में हमने जो आपको समझाया था कि आईपीसी की धारा 34 को लेकर बात किया था, जो कॉमन इंटेंशन की बात किया था। ठीक है, उसमें आपको क्या बताए थे लास्ट में, तो लास्ट में हमने जो सामान्य आशय और समान आशय में जो डिफरेंट को बात किया था। ठीक है, जिसमें सामान्य आशय का अभाव होता है, तो उसी को हम चर्चा जो है इसी केस के द्वारा समझाएंगे, जो अभी इस केस में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकिलॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना जो है मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन की घंटी तो अवश्य ही दबाइएगा, जिससे कि जो चीज़ हम पढ़ाते हैं ना उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। और जैसे ही आपको पहुँचे तो आपको जो है सबसे पहले आईपीसी का बेयर एक्ट अपने पास रखना है और कॉपी पेन। ठीक है, ये चीज़ अपने 3 चीज़ अपने पास रखिएगा। और हमने जो है जितनी बातों को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है आपको सेम टू सेम वैसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, ये बात और एक बात ध्यान रखना, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए समझाएं आपको और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट हो उसी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, पिछले क्लास को ध्यान में रखिएगा अपने मस्तिष्क में। ठीक है, देखिए अब केस की चर्चा करते हैं कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 प्रिवी काउंसिल, यानी कि 1945 प्रिवी काउंसिल। ठीक, ये बात इसमें जो है सामान्य आशय और समान आशय में डिफरेंट को लेकर बात किया गया है, इसमें सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब आते हैं मैटर को लेकर, है ना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि समान आशय, जो समान आशय है उस समान आशय के और सामान्य आशय को सिद्ध करने के लिए ये अभियोजन के ऊपर दायित्व अधीन है। उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ये क्या है कि अभियोजन के ऊपर क्या है, वो दायित्व अधीन है, वो सिद्ध करें। ठीक, ये बात भी ध्यान रखना। अब चलिए, अब फैक्ट तथ्य क्या, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना। एक्स और वाई ये दोनों व्यक्ति जो है सी व्यक्ति को पीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक्स और वाई सी व्यक्ति को पीटते हैं तो सी व्यक्ति क्या करता है, चिल्लाता है खूब तेज से और अपने चाचा को बुलाता है। ठीक, और ए और बी ये दौड़ते हुए दोनों आए। जब दोनों आए तो समझते हैं उस बचाव में लड़ाई झगड़े तो होंगे, तो उस चीज़ में ध्यान रखिएगा इसमें कि नॉलेज जो है, यानी कि जो नॉलेज है वो चीज़ नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे कंसेंट यानी कि सहमति नहीं है, यानी जानकारी नहीं है और सहमति नहीं है। यानी कि अब आप क्या ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे सामान्य आशय का अभाव है। ठीक है, किस चीज़ का, सामान्य आशय का अभाव है। ये बात क्लियर हुआ कि जानकारी नहीं है और सहमति नहीं है। इस आधार पर ध्यान रखना कि जब ए और व्यक्ति दौड़ते हुए आए तो उस समय जो है ए व्यक्ति क्या किया, वाई व्यक्ति को गोली मार देता है और बी व्यक्ति जो है एक्स से जो लड़ाई झगड़ा होता है यानी एक्स बच जाता है।
यहां ए व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति ने वाई को गोली मारा है, तो यहां पे ए व्यक्ति ही दायित्वाधीन होगा उसके लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि बी व्यक्ति दायित्वाधीन होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें ए व्यक्ति ही दायित्वाधीन होगा उस अपराध के लिए जो गोली चलाया वाई पे। और बी ने क्या किया, मारपीट लड़ाई झगड़े में वो एक्स बच जाता है, ठीक। यहां पे बी जो है दायित्वाधीन नहीं है। इसी बात को अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो उसमें इस केस में आपने देखा कि जानकारी यानी कि नॉलेज नहीं है और कंसेंट ऐसा नहीं हुआ था किसी अपराध को लेकर, ठीक है। अब इस चीज में सामान्य आशय का जो अभाव है, उसी चीज को सिद्ध करने का दायित्व जो है वो अभियोजन पर होता है, ठीक है। और पृथक पृथक आधार पर जो कार्य है उस कार्य के आधार पर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से, यानी क्या होगा कि उस साक्ष्य के आधार पर, पृथक पृथक आधार पर उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगा। अब ध्यान रखिए, अब आईपीसी की धारा 38 पे आते हैं। और आईपीसी की धारा 38 जो है किन बात को लेकर चर्चा करती है, इसी बात को आपको ध्यान सुनना है, जो कि इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। इसमें जो आपराधिक कार्य है, जो संपृक्त व्यक्ति जो विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकता है, क्या हो सकता है कि विभिन्न अपराधों के लिए वो दोषी हो सकता है, यानी अपराधों के लिए दोषी हो सकता है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अपने द्वारा क्या है, वो अपने आप वो दायित्वाधीन है। अपने द्वारा किया हुआ कार्य अपराध की श्रेणी में कोई ऐसा कृत्य किया है जो कि वो दायित्वाधीन है। अब ध्यान रखना इसमें कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को चाकू मार दिया, ठीक है। यहां अपने द्वारा किया हुआ अपराध है ना, वो फिर वो दायित्वाधीन हम ही होंगे, यानी कि चाकू मारा तो यहां पे क्या होगा, अपने द्वारा किए गए अपराध का ही दायित्वाधीन होगा ए व्यक्ति। और बी व्यक्ति को जो मृत्यु कारित हुआ, चाकू यानी ए व्यक्ति ने चाकू मारा, यहां बी व्यक्ति मृत्यु कारित हुआ, तो उससे जो विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकेगा। तो यहां पे क्या ध्यान रखना होगा कि पृथक पृथक कार्यों के आधार पर उसको दोष सिद्ध किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई इससे। अब आप ध्यान रखना कि आईपीसी की धारा 37 को ले लीजिए। अब इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि किसी अपराध को कारित करने के लिए उसका गठन करना, ठीक है। जब गठन होगा तो जैसे कई अपराध उसमें होते, किस तरह से कई कई अपराध कैसे कैसे करना है, इस चीज को ध्यान रखना। तो उनमें से किसी एक कार्य को लेकर, चाहे वह अकेले करे वो व्यक्ति, चाहे वह किसी के साथ मिलकर अपराध करे, तो उसमें जो सहमति है, जो कंसेंट है, वो इसमें ध्यान रखिएगा। यानी कि अपने अकेले के द्वारा या किसी के साथ मिलकर उस सहमति के द्वारा उस कृत्य को करे। तो यहां पे सहमति जो हुआ उस कार्य के आधार पर हुआ, जो पृथक पृथक आधार पर। यानी कि आपको ध्यान रखना है, जब कोई अपराध होता है तो अपराध होने से पहले गठन होता है कि कैसे अपराध करना है, ठीक है। उसमें फिर आशय आ जाएगा, फिर सहमति आ जाएगा, फिर उसके प्रति एक जानकारी आएगा, फिर उसमें सहयोग देंगे, तब जाके वो कृत्य होगा, ऐसा अपराध कारित करेंगे, ठीक है। तो आपको इस 37 में क्या ध्यान रखना है कि उस गठन के द्वारा जो अपराध को कारित करने के लिए ऐसा गठन किया गया है,
उस आधार पर जो कार्यों के द्वारा एक सहमति हुआ, चाहे वो अकेले करे या कईयों के साथ मिलकर करे, लेकिन अलग अलग कार्य है ना, तो वो जो कार्य करेगा वो इंटेंशन है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए, तो इसमें सहमति का होना जरूरी है। ठीक है, ये। और जब सहमति होगा तो सीधा एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के संपूरक के द्वारा सहायता करेगा, सहयोग करेगा। और जब सहायता या सहयोग उस अग्रसर की स्थिति में हो जाएगा, उसमें सक्रियता का है, अगर सक्रिय है उस कार्य को अग्रसर करने में, ठीक है, चाहे वह अकेले करे या किसी और के साथ मिलकर करे, वो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो सहयोग का काम कर रहा है वो चाहे जो एक से यानी एक दूसरे के संपूरक के रूप में क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि ऐसा सहयोग करते हैं। जब सहयोग करेंगे तो ये जो अपराध के लिए जो ऐसा गठन किया गया है तभी वो पूरा हो सकता है। भागीदार के रूप में जो सहयोग करते हैं उस कार्य को लेकर, ठीक है, इसी चीज को इसमें दर्शाया है 37 में कि सहमति का होना हो जरूरी होता है। सहमति हुआ हो उस अपराध को लेकर गठन में जो है, कंसेंट होना, नॉलेजफुल होना, और दूसरी बात एक दूसरे के संपूरक के रूप में क्या हो, वो सहयोग किया है। इसमें आपको सहयोग को ध्यान देना है। और कंसेंट के बिना कोई भी कृत्य नहीं हो सकता है। सहमति का होना जरूरी है। ठीक है, जो कि आप इसमें ध्यान बस इतना देना है 37 में कि जो अपराध को कारित करने के लिए ऐसा गठन किया गया है, उस कार्य को करने के लिए उसमें सहयोग का होना जरूरी है, चाहे अकेले हो या किसी के साथ मिलकर किया, यानी वो सहयोग हो। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि मुख्य अभियुक्त के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है, मुख्य अभियुक्त के द्वारा, तो जो उस अग्रसर की स्थिति में जो सक्रिय भाव रहा, जो भागीदार का, तो जितना दायित्वाधीन वो होगा उतना ही दायित्वाधीन ये भी होगा। ठीक है, एक ही दायित्वाधीन के भागीदार होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि धारा 38 क्या है और धारा 37, और इस केस से रिलेटेड सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है धारा 38 में कि अपने द्वारा किए गए कार्य के आधार पर वो अपना ही दायित्वाधीन होगा। ठीक है, ये बात है कि अपने द्वारा जो किया गया है कार्य, जो अपराध है, वो दायित्वाधीन होगा। और आप एक चीज और ध्यान, उस कृत्य का जो पृथक पृथक आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जो सिद्ध किया जाएगा, तो ये अभियोजन के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम ध्यान में रखना। और 37 में आपको यही ध्यान रखना है कि उस अपराध को कारित करने के लिए ऐसा जो गठन किए, उस गठन के आधार पर जो कार्य किया गया उसमें सहयोग का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हेल्प यानी सहयोग, एक दूसरे के संपूरक के रूप में सहयोग किया गया हो। ठीक है, उस अंजाम को कारित करने के लिए। ये बात क्लियर हो गया। जहाँ तक उम्मीद है सारी बात आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसको हम यहीं पे विराम करते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।